हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे चीन को ना, भारत को हाँ। जी हां, 13 महीने में तीसरी बार श्रीलंका पहुंची नौसेना की पनडुब्बी, जोरदार हुआ स्वागत। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे फिर से श्रीलंका ने चीन को दे दिया है बड़ा झटका। तो वहीं इजराइल पर ईरानी हमले का डर, अमेरिकी युद्धपोत और लड़ाकू विमान कर दिए गए हैं तैनात। बाइडन ने बुला ली आपात बैठक। जी हां, इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है दोस्तों जो बाइडन ने। तो वहीं बताएंगे कोई भी फ्लाइट कहीं से भी टिकट मिल जाए तुरंत लेबनान से निकल जाए। बताएंगे किस देश ने ये बहुत बड़ी एडवाइजरी जारी की है। तो वहीं जिसका था डर वही होने वाला है। जी हां, इजराइल पर हमले में ईरान को मिल सकती है रूस की मदद, पुतिन की मदद। जी हां दोस्तों, बताएंगे किसने ये बड़ा खुलासा किया है। तो वहीं क्या वाकई में राजस्थान कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन में पढ़ा गया कलमा, वायरल वीडियो की क्या है सच्चाई। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां 13 महीने में तीसरी बार श्रीलंका पहुंची नौसेना की पनडुब्बी। चीन को ना लेकिन भारत को हाँ करते करते आखिर श्रीलंका पहुंच ही गई भारतीय नौसेना पनडुब्बी। जोरदार हुआ उसका स्वागत। बताते भारतीय पनडुब्बी INS शाल की श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंच चुकी है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि पनडुब्बी का श्रीलंका पहुंचना दोनों देशों के बीच बढ़ते समुद्री सुरक्षा सहयोग को दर्शाता है। भारतीय नौसेना ने बताया है कि शिशुमार श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी 2 अगस्त को कोलंबो पहुंची। इस दौरान भारतीय पनडुब्बी का कोलंबो पोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। भारत उन चुनिंदा देशों में पनडुब्बियां भेजता है जिनके साथ उसके करीबी रक्षा और रणनीतिक संबंध है। ये तब हुआ है जब श्रीलंका ने चीनी जासूसी जहाजों के अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने और बंदरगाहों पर ठहरने पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ है। दोस्तों, बता दें भारतीय पनडुब्बी का कोलंबो दौरा चीन के श्रीलंका पर अपने सामरिक और सैन्य प्रभाव को बढ़ाने के लगातार प्रयासों की पृष्ठभूमि में हुआ है। शुक्रवार को आगमन पर श्रीलंका की नौसेना द्वारा पनडुब्बी का औपचारिक स्वागत किया गया। INS शाल्की को 7 फरवरी 1992 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ये भारत में निर्मित पहली पनडुब्बी है। इससे पहले कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां INS करंज और INS वागीर इस वर्ष फरवरी और पिछले वर्ष जून में कोलंबो आई थी। दोस्तों, बता दें अगली बड़ी खबर, जहां इजराइल पर ईरानी हमले का डर, अमेरिकी युद्धपोत और लड़ाकू विमान किए गए तैनात। बाइडन ने उधर बुला ली आपात बैठक। जी हां, अमेरिका ने युद्धग्रस्त क्षेत्र में ईरान से हमले की आशंका के बीच मध्य पूर्व में युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों का बेड़ा तैनात किया है। नष्ट हो चुके गाजा पट्टी में लगभग 10 महीने तक चले भीषण युद्ध के बाद इजराइल और ईरान तनाव ने क्षेत्र को और ज्यादा अस्थिर कर दिया है, अनस्टेबल कर दिया है। इजरायली सेना ने हाल ही में कई हाई प्रोफाइल हत्याओं को अंजाम दिया है, जिसमें हमास के 2 वरिष्ठ नेता और हिजबुल्लाह के एक कमांडर की मौत हो गई है। वहीं ईरान और उसके छन्न समूह हमास, हिजबुल्लाह और हूती ने अपने सहयोगियों और नेताओं की मौत का बदला लेने की धमकी दी है। ऐसे में इजराइल के सबसे शक्तिशाली सहयोगी अमेरिका के अधिकारियों को आशंका है कि ईरान अगले कुछ दिनों में 13 अप्रैल जैसा जवाबी हमला कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कल इस क्षेत्र में और अधिक लड़ाकू जेट और मिसाइल दागने वाले युद्धपोतों को भेजने का आदेश दे दिया है। जी हां दोस्तों, एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के शीर्ष खुफिया अधिकारियों का अनुमान है कि यह हमला अप्रैल में तेहरान द्वारा इजराइल के खिलाफ दागी गई कई 100 मिसाइलों से भी ज्यादा बड़ा होगा और इसमें हिजबुल्लाह शामिल हो सकता है। जी हां दोस्तों, तो वहीं 3 अमेरिकी अधिकारियों ने एक्सियों को बताया है कि राष्ट्रपति बाइडन ने मध्य पूर्व के हालात पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक आपातकालीन बैठक कंडक्ट किया था। बाइडन ने गुरुवार को नेतन्याहू को आश्वासन दिया है कि ईरान के खतरे के खिलाफ इजराइल की रक्षा में मदद करने के लिए अमेरिकी सैन्य तैनाती भेजी जाएगी। जी हां दोस्तों, यानी कि इजराइल अब अमेरिका से श्योर हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ने क्लियर कहा है कि अगर इजराइल पर कोई भी अटैक हुआ, थोड़ी सी भी आंच आई, तो उसके आगे हम दीवार बनकर खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें इतना ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को सलाह दी, कहा कहीं भी कोई भी फ्लाइट दिख जाए टिकट ले और तुरंत लेबनान से निकल जाएं। जी हां, कोई भी टिकट मिले लेबनान से निकलो, सेना बचाने नहीं आएगी तुम्हारे पास। अमेरिका की नागरिकों को बड़ी चेतावनी। बता दें इजराइल और लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच भारत ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका ने लेबनान में रहने वाले अपने नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो जो भी फ्लाइट मिले उसको लेकर लेबनान से तुरंत बाहर निकल जाएं। अमेरिका की इस सलाह के बाद इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। इजरायली सेना ने लेबनान में फिर एक बार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए, जिसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रॉकेटों की बारिश की है। तो वहीं आपको बता दें जिसका डर था वही होता नजर आ रहा है। इजराइल पर हमले में ईरान को मिल सकती है रशिया की मदद, पुतिन देंगे खतरनाक किंजल मिसाइल। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, रूस
रूस और ईरान के बीच दोस्ती की शुरुआत तो ड्रोन सप्लाई से हुई थी, लेकिन बाद में पुतिन ने ईरान के भरोसे एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत कर दी थी। अब वक्त उसे अंजाम तक पहुंचाने की है। माना यह जा रहा है कि ईरान और इजराइल युद्ध का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। रशिया ने इस युद्ध में ईरान को जीत दिलाने के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा भेज सकता है। हुती और हिजबुल्लाह तक भी मदद की खेप पहुंचाई जा सकती है। रूस के अलावा चीन भी इस युद्ध में बड़े मददगार की भूमिका निभा सकता है। दोस्तों तो वही बता दें, ISIS के नापाक इरादे नाकाम, पाकिस्तान में कमांडर समेत 3 आतंकी गिरफ्तार, पास से मिला ये सम्मान। बता दें, पाकिस्तान की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने देश के पंजाब प्रांत में ISIS के एक महत्वपूर्ण कमांडर समेत 3 कथित आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग ने बयान में कहा है कि फैसलाबाद, झेलम और चकवाल शहरों में खुफिया जानकारी पर आधारित अभियान के दौरान 3 ISIS आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, बयान के अनुसार संदिग्धों के पास से विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों को आगे की जांच के लिए अज्ञात स्थान पर लेकर जाया गया है। तो वहीं बता दें, इतना ही नहीं, कनाडा में भी पाकिस्तानी ISI एजेंट की जिंदा जलाकर हत्या, निज्जर हत्याकांड से आखिर कैसा है ये कनेक्शन। बता दें, कनाडा में पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के एजेंट के रूप में पहचाने जाने वाले एक व्यक्ति को अज्ञात लोगों ने आग लगाकर मार डाला। सूत्रों के अनुसार मारे गए व्यक्ति की पहचान राहत राव के नाम से हुई है। उसका कनाडा के सरे सेंट्रल इलाके में फॉरेक्स का कारोबार है। कहा जाता है कि राहत राव कनाडाई पाकिस्तानी समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। सरे वही दोस्तों इलाका है जहां खालिस्तानी आतंकवादी हरजीत सिंह निज्जर की गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो वहीं बता दें, बिहार से बड़ी खबर, पटना में CM ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली, अलकायदा के नाम से आया मेल, मच गया हड़कंप। बता दें, CM नीतीश कुमार को ऑफिस को उड़ाने की मिली बड़ी धमकी। दरअसल पटना के CM ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी आतंकी संगठन अलकायदा के नाम से आई है। अलकायदा के नाम से CMO कार्यालय को एक मेल आया है। ATS ने मामले की जांच के बाद FIR दर्ज कर लिया। पटना के सचिवालय थाने में FIR दर्ज हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। इससे पहले पटना एयरपोर्ट को बम से भी उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, जिसके बाद इसकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। यह धमकी भी ईमेल के जरिए ही भेजी गई थी। हालांकि उस वक्त ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी और पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट हो गया था। मेल अलकायदा ग्रुप के नाम से भेजा गया था। बदमाशों ने ACHW700@gmail.com आईडी से मेल भेजा था। पुलिस संबंधित मेल आईडी के बारे में पता लगा रही है। अज्ञात के खिलाफ BNS 2023 की धारा 351, 4, 3 और 66 FIT एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। जी हां दोस्तों, तो वही बता दें, जापान में अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। बड़ी खबर, दरअसल शनिवार को जापान के कानागावा प्रीफेक्चर में एक अमेरिकी सेना का हेलीकॉप्टर धान के खेत में क्रैश हो गया। यह घटना टोक्यो के दक्षिण पश्चिम में हुई। जी हां, राष्ट्रीय प्रसारक NHK के अनुसार इस दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ। स्थानीय फायर डिपार्टमेंट के हवाले से NHK ने यह जानकारी दी। हेलीकॉप्टर एक नियमित मिशन पर था जब यह खेत में उतर गया। दुर्घटना के समय हेलीकॉप्टर में कोई गंभीर समस्या नहीं थी और सभी लोग सुरक्षित रहे। तो वही बता दें, बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, शेख हसीना को हटाने की मांग, छात्रों ने खारिज किया PM का न्योता। बताते शुक्रवार को बांग्लादेश में नए कोटा विरोधी प्रदर्शन हुए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हजारों लोगों ने ढाका और बांग्लादेश के दूसरे हिस्सों में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शेख हसीना की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए ढाका के विभिन्न हिस्सों में 2000 से अधिक प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए, जिनमें से कुछ ने तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगाए और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की। उत्तरी इलाके में पुलिस और छात्रों के बीच झड़पें हुई। सुरक्षा बलों ने पत्थरबाजी कर रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नेताओं ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के वार्ता के न्योते को अस्वीकार कर दिया और राजधानी ढाका की मुख्य सड़कों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा घेराव किए जाने के बाद शनिवार को फिर से तनाव फैल गया। दोस्तों, ये स्थिति आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों में 200 से अधिक लोगों की मौत होने के बाद कुछ दिन बाद पैदा हुई है। तो वहीं बता दें, 2023 में 2,10,000 भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता, सरकार ने बताई इसकी वजह। जी हां, सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को सूचित किया है कि वर्ष 2023 में 2,16,000 से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता त्याग दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने पिछले 5 वर्षों में अपनी नागरिकता त्यागने वाले भारतीय नागरिकों से जुड़े प्रश्नों के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। अपने जवाब में उन्होंने वर्ष 2011 से लेकर 2018 के संबंधित आंकड़े भी साझा किए। वर्ष 2023 में अपनी नागरिकता त्यागने वाले भारतीयों की संख्या 2,16,219 थी। जी हां, मंत्री ने कहा कि नागरिकता छोड़ने या लेने के कारण व्यक्तिगत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ज्ञान अर्थव्यवस्था के युग में वैश्विक कार्य स्थल की क्षमता को पहचानती है। तो वही बता दें, SSB के DG दलजीत सिंह चौधरी को मिला है BSF का प्रभार, अगले आदेश तक संभालेंगे जिम्मेदारी। जी हां, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक DG दलजीत सिंह चौधरी सीमा सुरक्षा बल यानी BSF
बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। केंद्र ने शुक्रवार को बीएसएफ के महानिदेशक डीजी नितिन अग्रवाल और उनके डिप्टी विशेष डीजी पश्चिम वाई खुरानिया को तत्काल प्रभाव से उनके मूल राज्य के कैडर में वापस भेज दिया था। अग्रवाल 1989 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी चौधरी बीएस महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार इस पद पर नियमित तौर पर नियुक्ति होने तक या अगले आदेश तक जो भी पहले होगा उसको संभालेंगे। दलजीत सिंह चौधरी एसएसबी के महानिदेशक है। बता दें कि एसएसबी नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करता है। नितिन अग्रवाल ने पिछले साल जून में सीमा सुरक्षा बल के नेतृत्व का कार्यभार संभाला था। विशेष डीजी के रूप में खुरानिया पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बल का नेतृत्व कर रहे थे। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, मॉस्को पहुंचे रूसी जासूसों के बच्चे, राष्ट्रपति पुतिन ने स्पेनिश बोलकर उनका स्वागत किया। जी हां, जासूसी के आरोप में स्लोवेनिया की जेल में बंद 2 रूसी जासूसों को एक संधि के तहत रिहा किया गया। इन जासूसों के बच्चे मॉस्को पहुंचे तो उनको अपनी असली पहचान के बारे में पता चला। बच्चों का रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने स्पेनिश भाषा में बुएनस नोचेस बोलकर बच्चों का स्वागत किया गया। ऑर्टेम और अन्ना डुलस्टेव 2017 से स्लोवेनिया में लुडविग गिश और मारिया रोजा मेयर मुनोस के नाम से रह रहे थे। दोनों यहाँ एक आईटी कंपनी और ऑनलाइन आर्ट गैलरी चलाते थे। वे अर्जेंटीना के प्रवासियों के रूप में यहाँ रहकर मॉस्को के आदेश को स्लीपर एजेंटों के से साझा करते थे। तो वहीं बता दें कितना ताकतवर है ईरान। हमास नहीं है ये, ईरान इजराइल को ला देगा घुटनों पर। दोस्तों दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान में इस्लामी चरमपंथी संगठन हमास के नेता इस्माइल हनीयह की हत्या के मद्देनजर मिडिल ईस्ट की स्थिति एक जंग की तरह बढ़ रही है। ईरान में की गई हनीयह की हत्या का शक सीधे तौर पर इजराइल के खुफिया संगठन मोसाद पर जा रहा है। ईरान भी हनीयह की हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। हालांकि हनीयह की हत्या की जिम्मेदारी किसी ने नहीं लिया। इस बीच मिडिल ईस्ट में तनाव गहरा गया है। ऐसा लग रहा है कि हमास के बाद ईरान के साथ भी बेंजामिन नेतन्याहू को 2-2 हाथ करना होगा। मौजूदा हालात को देखें तो अगर दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होता है तो सैन्य ताकत में कौन सा देश आगे रहेगा, इस पर चर्चा जारी है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें ईरान हमास नहीं है। अब आप समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो वहीं आपको बता दें दोबारा राष्ट्रपति बने ट्रंप तो चीन जर्मनी को दबा देंगे क्या? इन देशों की भी आएगी शामत। रिस्क इंडेक्स में बड़ा खुलासा। दरअसल एक बार फिर से दुनिया का दरोगा बनने को बेताब बैठे ट्रंप को बहुत जल्द गुस्सा आता है। वो बात बात पर भड़क उठते हैं। ट्रंप शॉर्ट टेम्पर है। बाइडेन को टारगेट की रेस के रास्ते से हटाने के बाद ही से भले ही वो संभ्रांत बनकर वोट मांग रहे हो, लेकिन सब जानते हैं कि ट्रंप तुनक मिजाजी के लिए भी बदनामी है। अमेरिकी जनता उन्हें दोबारा चुनेगी या नहीं, इससे इतर अब ये चर्चा हो रही है कि अगर ट्रंप जीत गए तो क्या वर्ल्ड ऑर्डर प्रभावित होगा, और अगर हाँ तो किस देश पर इसका कितना असर पड़ेगा। दोस्तों द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की जीत की कल्पना भर कर लेने से तमाम अमेरिकी इंडस्ट्रियलिस्ट करा रहे हैं। वहीं करीब दर्जन भर देश भी तनाव में है। सब ये सोच रहे हैं, सिहर उठते हैं कि ट्रंप दोबारा सत्ता में आ गए तो उनका भट्टा ना बिठा दे। जी हाँ, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जोखिम यानी रिस्क के आधार पर 70 देशों की रैंकिंग तैयार की। इसे उन्होंने ट्रंप रिस्क इंडेक्स नाम दिया है और ये इंडेक्स ट्रेड, सुरक्षा, इमिग्रेशन को लेकर अमेरिकी पॉलिसी के प्रति देशों के जोखिम पर आधारित है। इस लिस्ट के मुताबिक ट्रंप जीते तो उनकी निगाहें चीन और जर्मनी पर टेढ़ी हो सकती हैं। चीन के साथ एक बार फिर ट्रेड वार छिड़ सकता है। वहीं 2024 में चीन के साथ जर्मनी को भी ड्यूटी चार्ज के बोझ से लादा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बता दें बहुत जरूरी जानकारी इसी से जुड़ी खबर, जहां डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस अमेरिका में बसे भारतीयों की कौन है पहली पसंद। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के अब 100 दिन भी नहीं बचे हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनकी डेमोक्रेट्स प्रतिद्वंदी कमला हैरिस के बीच जुबानी जंग ने अमेरिका में माहौल खड़ा कर दिया है। अमेरिकी नागरिकों के साथ साथ पूरी दुनिया का ध्यान इस बात पर लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा गद्दी पर आसीन होते हैं या अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति बनने का मौका मिलता है। हालांकि कमला हैरिस बतौर महिला उपराष्ट्रपति अमेरिकी इतिहास में इस मुकाम को हासिल कर चुकी हैं। अब राष्ट्रपति के रूप में उनकी जीत को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। उनकी पार्टी भी एक अश्वेत महिला को सर्वोच्च पद पर बैठने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले रिपब्लिकन उम्मीदवार ने कमला हैरिस की जातीय पहचान पर हमले करके इस चुनाव को अमेरिकी बनाम गैर अमेरिकी बना दिया है। दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव दुनिया भर में लोकतंत्र की अपनी मिसाल पेश करता है। यहाँ भारतीय समेत एशियाई और अफ्रीकी मुल्क के नागरिकों का वोट बैंक काफी मायने रखता है। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2000 के बाद भारतीय अमेरिकी आबादी में करीब 150% की वृद्धि हुई है। करीब 50 लाख भारतीय मूल के अमेरिका में रहते हैं। राजनीतिक तौर पर भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। पिछले चुनाव में 72% भारतीय अमेरिकी मतदाताओं ने बाइडेन को वोट दिया था, जबकि महज 22% ने ही ट्रंप को दिया था। ऐसे में हम आपको बताते हैं भारतीय अमेरिकी की पहली पसंद कौन है। दरअसल हालिया समय में कमला हैरिस ने जिस प्रकार खुद को भारतीय पहचान से दूरी बनाई
आई है, उसके चलते भारतीय मूल के समुदाय में थोड़ी मायूसी देखी जा रही है, कहीं ना कहीं नाराजगी भी है। लेकिन सर्वे बताता है इसके बावजूद कमला हैरिस ने अधिकतम भारतीय अमेरिकियों को एकजुट करने का प्रयास किया है और वाकई में अमेरिका में बसे भारतीयों की पहली पसंद बन चुकी है कमला हैरिस। आप क्या जवाब देंगे दोस्तों, आपके हिसाब से कौन है पहली पसंद, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस? बताना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, एक पेड़ माँ के नाम, जी हाँ, अमेरिका में सुपर हिट पीएम मोदी का पौधारोपण अभियान। बता दें अमेरिका के ह्यूस्टन में पीएम मोदी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। पर्यावरण को बचाने की पहल में प्रवासी समुदाय को शामिल करने के लिए यहाँ स्थित भारतीय मिशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए पौधारोपण अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। ऐसे में यह अभियान यहाँ सुपर हिट होता दिखाई दे रहा है। भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने विभिन्न सामुदायिक और सांस्कृतिक संगठनों के सहयोग से जुलाई महीने में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया है। बता दें कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान का लक्ष्य भारत में सरकार और समाज के सामूहिक प्रयास से सितंबर 2024 तक 80 करोड़ पेड़ और मार्च 2025 तक 1 अरब 40 करोड़ पेड़ लगाना है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री ने भारत और विश्व भर में सभी लोगों से प्रकृति को श्रद्धांजलि स्वरूप एक पेड़ लगाने का आग्रह किया है। तो वहीं बता दें, वायनाड भूस्खलन में 344 अब तक मौतें, 206 लोग लापता। रेस्क्यू टीम का हौसला बढ़ाने सुपरस्टार मोहन लाल पहुंचे, 3 करोड़ की देंगे मदद। जी हाँ, केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 344 हो गई है। वहीं 206 लोग अभी तक लापता है। रेस्क्यू टीम का शनिवार को 5वें दिन भी ऑपरेशन जारी है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, पेरिस का नियम ओलंपिक खिलाड़ियों का छुड़ा रहा है पसीना, खेल मंत्रालय को उठाना पड़ा ये कदम। जी हाँ, पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी अब तक 3 पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश में है। इस बीच पेरिस के खेल गांव में भीषण गर्मी और उमस की खिलाड़ियों की राह में रोड़ा बन रही है। वहीं खेल मंत्रालय ने भारतीय खिलाड़ियों को 40 एसी मुहैया कराने का अहम फैसला लिया है। खेल मंत्रालय ने भारतीय खिलाड़ियों को बढ़ते तापमान और उनके कमरों में ठंडक की कमी से राहत दिलाने के लिए 40 पोर्टेबल एयर कंडीशनर मुहैया कराए हैं। पीटीआई के मुताबिक पेरिस में तापमान और उमस के कारण ओलंपिक खेल गांव में खिलाड़ियों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। दरअसल ओलंपिक खेलों के मुख्य आयोजन स्थल पेरिस और चेटो रॉक्स में तापमान काफी बढ़ गया है। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में भारत के कांस्य विजेता स्वप्निल कुजाले समेत सभी 8 फाइनलिस्ट चेटो रॉक्स शूटिंग रेंज में काफी पसीना बहाते नजर आए। ऐसी खबरें हैं कि पिछले कुछ दिनों में पेरिस का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो वहीं बता दें, क्या वाकई में राजस्थान कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन में पढ़ा गया है कलमा? वायरल वीडियो का क्या है सच? बता दें, राजस्थान कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक सर्वधर्म का सभा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में इस्लामी प्रार्थना सुनाई दे रही है, जिसके आधार पर कुछ यूजर्स दावा कर रहे हैं कि ये कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन समारोह का वीडियो है और इसमें कांग्रेस की ओर से हिंदू धर्म की अनदेखी की जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया ने इसकी पड़ताल की, जिसमें यह दावा झूठा पाया गया है। दोस्तों दरअसल ये वीडियो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित एक सर्वधर्म सभा का है, जिसमें विभिन्न धर्मों के धार्मिक ग्रंथों का पाठ किया गया था। यानी कि इस वायरल वीडियो का सच कुछ और ही है। राजस्थान कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन में कोई कलमा नहीं पढ़ा गया। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, दलित एसआईओ को आत्महत्या के लिए उकसाने का बड़ा आरोप कांग्रेस विधायक और उनके बेटे पर केस दर्ज। जी हां, कर्नाटक पुलिस ने दलित सब इंस्पेक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कांग्रेस विधायक चन्ना रेड्डी तन्नूर और उनके बेटे पंपन गौड़ा तन्नूर के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस उप निरीक्षक ने तैनाती के 7 महीने के भीतर उनका तबादला कर देने के बाद आत्महत्या कर ली थी। ये गृह विभाग के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि इस मुद्दे पर विवाद बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने इसकी जांच सीआईडी को सौंप दी है। परशुराम की पत्नी श्वेता एनवी की शिकायत पर विधायक और उनके बेटे यानी कांग्रेस के विधायक उनके बेटे पर एक्शन लिया गया। इनके खिलाफ शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने, आत्महत्या के लिए उकसाने समेत प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जी हां दोस्तों, तो वहीं बता दें, अयोध्या रेप कांड में राजनीति हुई तेज। अखिलेश यादव ने उठाई डीएनए टेस्ट की मांग। केशव प्रसाद मौर्य ने धर्म का जिक्र करके समाजवादी पार्टी को घेरा। बता दें, अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को हिला डाला, लेकिन मामले पर अब सियासी रंग चढ़ना शुरू हो चुका है। इसमें धर्म जाति की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने सपा पर धर्म के आधार पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अब डीएनए टेस्ट की मांग कर रही है। तो वहीं योगी सरकार का बुलडोजर अब आरोपियों के ठिकानों पर गूंज रहा है। इस कड़ी में बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल आज रविवार को अयोध्या जाएगा और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप शामिल है। उधर जिलाधिकारी और एसएसपी रेप पीड़िता के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। तो वहीं बता दें, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बलात्कारियों को बचाना समाजवादी पार्टी की जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तो पूरा का पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। इस बार सपा होगी सफा। जी हाँ दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या पर्सनल राय है कमेंट में बताना
बताना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया ऐसा बयान, चर्चा हो गई तेज। कहा अगर राहुल गांधी को गिरफ्तार करने के बारे में सोचती है ईडी तो देश बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। इस बारे में कभी मत सोचना, कभी भी नहीं, ये कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का। हाल ही में राहुल गांधी ने एक पोस्ट में दावा किया था कि सरकार उनके खिलाफ ईडी के छापे की तैयारी कर रही है। हालांकि बीजेपी ने इसे वायनाड घटना से ध्यान भटकाने की कोशिश बता डाला। मामला शुक्रवार का है जब राहुल गांधी के बयान से हड़कंप मच गया, जिसके बाद अभिषेक मनु का ये बयान है। तो वहीं बता दें, डीएम के मंत्री आखिर ये क्या बोल गए। कहा राम का कोई अस्तित्व ही नहीं, मचा बवाल। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर दाग दिए सवाल। बता दें, ताजा बयान डीएम के नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री शिवशंकर ने कहा कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। असल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते उन्होंने राम मंदिर पर भी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा था कि भगवान राम से जुड़ा कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य है ही नहीं जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि भगवान राम का कोई अस्तित्व हो। अब ऐसे में एसएस शिवशंकर के इस बयान को लेकर बीजेपी नेता व राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने हमेशा से ही राम मंदिर के अस्तित्व को ठुकराया है, इसके लिए इस देश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो वहीं आपको बता दें, सीएम पद से चूकने के बाद छलका वसुंधरा राजे का दर्द। कहा राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव, सबको गुजरना पड़ता है। जी हां, राजस्थान में इस साल हुए असेंबली चुनाव में बीजेपी की जीत के बावजूद सीएम बनने से चूक गई वसुंधरा राजे लंबे अरसे से रहस्य पूर्ण खामोशी ओढ़े हुए थी। अब कई महीनों बाद आखिरकार उनका दर्द छलक ही गया। शनिवार को जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम उन्होंने कहते हुए कहा कि राजनीति को उतार चढ़ाव का दूसरा नाम बता डाला और कहा कि हर व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।